नाजरीन की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही अहम है, बल्कि समझें कि एक व्लॉग में स्वीडन की पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी का जायज़ा लिया जा रहा है। ख़ुसूसन इन 4 सालों में हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से कौन कौन सी तब्दीलियाँ की हैं, कौन कौन से जो नए कवानीन बने हैं और इससे जो इमिग्रेंट्स हैं वो किस तरह से मुतासर हुए हैं, उन सब का जायज़ा और इसके बाद इस हवाले से कुछ मशवरे, कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस वो भी इस व्लॉग में शामिल होगी। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो हाल ही में स्वीडन में आए हैं, जिन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है, रेजिडेंस परमिट के लिए, सिटीज़नशिप के लिए, जो फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट के तौर पे आए हैं, असाइलम पे हैं, या वो लोग जो मुस्तकबिल में स्वीडन में आना चाहते हैं, स्वीडन में आने के हवाले से जो है वो सोच रहे हैं। उन सब के लिए इस व्लॉग को जो है वो देखना बहुत ही अहम होगा। और इसमें जो जितने भी अपडेट्स हैं अब तक और इस हुकूमत ने जो 4 सालों में तब्दीलियाँ की हैं वो सब आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। एक एक करके तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने तरतीब दिया है। इसके मैंने सब जो है वो नोट्स जो है वो तैयार किए हैं ताकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि ये कानूनी मामलात होते हैं और बहुत से लोग इनकी बेस पे अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हैं, तो उनको बिल्कुल दुरुस्त मालूमात जो हैं वो पहुंचाई जाए। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी आपको फैक्ट्स हों वो हमेशा ऐसे हों कि बिल्कुल मुस्तनद, उनमें किसी किस्म का सुकम या गलती या कोई सहव ना हो। तो बहरहाल आज के व्लॉग में हम स्वीडन की सिटीज़नशिप के हवाले से बात करेंगे, वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे, परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से बात करेंगे, फिर असाइलम के बारे में, फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में, और यहाँ पे जो कानून बना है गुड कंडक्ट का वो क्या है, और जो लोग स्वीडन छोड़ के वापस जाना चाहते हैं उनके हवाले से, और जो PhD रिसर्चर्स आ रहे हैं आला तालीम याफ्ता उनके लिए, और अक्टूबर 2026 के बाद असाइलम सीकर्स के लिए कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये सारी जो हैं वो आज की इसमें व्लॉग में हम इन पे बात करेंगे, वो सब इसमें शामिल है। यानी यहाँ ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्वीडन आना ही काफ़ी है, या अगर किसी को अगर रेजिडेंस परमिट मिल गया ये काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उस परमिट को बरकरार रखने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ पे जो लॉ बनते हैं जैसे गुड कंडक्ट का है, इन सब को जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये हर शख्स के लिए उसी तरह से वैलिड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कैटेगरी कौन सी है। आप वर्क परमिट पे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिसर्चर हैं, आप असाइलम सीकर हैं, आप फैमिली रीयूनिफिकेशन है, तो हर एक के लिए मुख्तलिफ रूल्स हो सकते हैं। तो ये वीडियो एक आपको जनरल ओवरव्यू देगी अपना इमिग्रेशन के हवाले से, लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल केस है, इनफरादी केस है, तो उसके लिए आप बराह करम माइग्रेशन एजेंसी से पूछ सकते हैं, किसी इमिग्रेशन के एक्सपर्ट से, उनके लॉयर से पूछ सकते हैं। मैं आपको जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताऊंगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीडिश सिटीज़नशिप की। तो इस हुकूमत ने आने के बाद सबसे बड़ी जो तब्दीली की सिटीज़नशिप के हवाले से, आप जानते हैं कि 6 जून को इन्होंने जो है वो कानून मंजूर किया सिटीज़नशिप के लिए। उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की, और उसमें उन्होंने ये भी किया कि जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा था उन पे भी जो है वो नए रूल्स जो है उन्होंने नाफिज कर दिए, ट्रांजिशनल रूल। अलबत्ता इस वक्त जो अपोजिशन है और सोशल डेमोक्रेट ये कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आने के बाद उनको चेंज कर देंगे। ये तो खैर इंतखाबात के बाद और नई हुकूमत और ये बात की बात है, लेकिन अभी जो कानून बन गया वो बन गया है। और इसमें यह है कि बड़ी जो इसमें उन्होंने चेंज की, मेजर चेंज, वो 5 साल के बजाय 8 साल कर दी जो है वो स्वीडन की सिटीज़नशिप लेने के लिए। लेकिन 8 साल हर शख्स के लिए लाजम नहीं है, कुछ के लिए जो पीरियड डिफरेंट है। मसलन जो नॉर्डिक ममालिक के सिटीज़न्स हैं, जिनमें डेनमार्क है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, उनके लिए सिर्फ 2 साल के बाद वो नेशनलिटी ले सकते हैं। रेफ्यूजी स्टेटस जिनके पास है वो 7 साल के लिए ले सकते हैं। जो स्टेट्स लेस लोग हैं, जिनकी कोई स्टेट नहीं होती, वो 5 साल के लिए ले सकते, 5 साल के बाद ले सकते हैं। 21 साल से कम उम्र अफराद के लिए जो है वो 7 साल है। जो स्वीडिश सिटीज़न्स हैं उनके जो स्पाउस हैं उनके लिए जो है वो भी 7 साल है। जिनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है उनके लिए सिटीज़नशिप हासिल करने की मुद्दत 10 साल है। और बाज़ जो आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, उनके लिए भी जो है वो 10 साल है। ये जैसे मैंने कहा कि हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, सब के लिए एक जैसी मुद्दत नहीं है।
और इसके बाद यह है कि फिर सिटीज़नशिप के लिए सिर्फ ये नहीं कि 8 साल पूरे हो गए तो आप क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए आपको बाकी शराइत भी पूरी करनी है। और उसमें एक शर्त ये भी है कि आपके पास यहाँ पे इनकम कम से कम 20,000 करोड़ महीना होनी चाहिए, स्टेबल इनकम। उसमें ये नहीं है कि आप फैमिली मेम्बर की कोई इनकम ले लें या कहीं से आप अलाउंसेस ले रहे हैं या आपको कोई स्कॉलरशिप की सूरत में मिल रही है, वो नहीं, बल्कि आपके पास जो है वो अपनी इनकम होनी चाहिए। और यानी ये जो है रेजिडेंस पीरियड, गुड कंडक्ट और सेल्फ सपोर्ट, ये 3 बुनियादी शराइत हो जाएंगी सिटीज़नशिप के लिए। दूसरा पॉइंट आज के व्लॉग क्या है, वो भी सिटीज़नशिप के हवाले से है, वो है स्वीडन की शहरियत माशरे के हवाले से और स्वीडिश लैंग्वेज के बारे में आपकी जो है वो महारत, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लाजमी है। बेसिकली स्वीडिश सिटीज़नशिप का जो इम्तहान है वो भी स्वीडिश ज़बान में होना है, और उसके लिए भी जो हुआ भी है अगस्त में, उनने कहा जी कि अगर आप स्वीडिश लैंग्वेज बोल सकते हैं या आपके पास सर्टिफिकेट है तब आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लाजमुल मुलजूम है। इसके लिए जो SFE यहाँ पे होती है उसमें रीडिंग के लिए B1 लेवल होना चाहिए और स्पीक बोलने के लिए और राइटिंग के लिए वो A2 होना चाहिए। तो यानी उनके लिए आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट अगर होगा तब आप जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसको लैंग्वेज को वैसे आपने साबित करना है तो D सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है इसके लिए। और फिर आ गया जनाब ये सिटीज़नशिप का, जो भी 15 अगस्त को पहला टेस्ट हुआ है। तो इसमें स्वीडन की सोसाइटी के हवाले से, माशरे के हवाले से, इस पर हमने बड़ी लंबी बातचीत पहले भी कई दफ़ा की है, वो आना भी ज़रूरी है। तीसरी जो तब्दीली आई है इस हुकूमत के दौर में वो है वर्क परमिट की, जो इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। तो 1 जून 2026 के बाद इस हुकूमत ने सैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज कर दी हैं, और इस जो स्वीडन की हर साल जून में मीडियन सैलरी बनती है, हर साल चेंज होती है, जो यहाँ का शुमारियात का ब्यूरो वो करता है। तो जो करंटली स्वीडन की सैलरी होगी, मीडियन सैलरी, इसको औसत सैलरी कह लें आम लफ्ज़ों में, औसत तो नहीं होती लेकिन बहरहाल ये शुमारियत की एक टर्म है, तो 90% उसकी होनी चाहिए। तो इस वक्त जो 90% बनती है जो 16 जून 2026 के बाद, वो तकरीबन 34,000 के करीब बन रही है। 34,470, 34,470 बनती है, क्योंकि इस वक्त स्वीडन की जो मीडियन सैलरी है वो 38,300 है, 38,300। तो यानी इतनी जो सैलरी होनी चाहिए, और ये नॉन EU एप्लीकेंट्स हैं जो यूरोप के बाहर से आ रहे हैं, तो यानी इतनी सैलरी होनी जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसमें सिर्फ सैलरी ज़रूरी नहीं है, इसके साथ बाकी शराइत भी हैं कि जो प्रोफेशन आप ले रहे हैं, जो जॉब ले रहे हैं, क्या वो तनख्वाह उस प्रोफेशन के मुताबिक है। मतलब अगर वो 34,000 सैलरी देते हैं लेकिन उस प्रोफेशन में इतनी तनख्वाह होती नहीं, वैसे ही उन्होंने लिख दी है, ज़्यादा कर दी है, या वो जो स्वीडिश कलेक्टिव एग्रीमेंट है उसके मुताबिक नहीं है, या वो प्रोफेशन इंडस्ट्री के मुताबिक नहीं है, तो वो भी गलत है। तो उसके मुताबिक भी इन लाइन होनी चाहिए। फिर दूसरा ये है कि ये जो 90% तनख्वाह यानी 34,470 है, ये सब के लिए नहीं है। ये उन्होंने कुछ प्रोफेशन इसमें से एग्जाम्प्ट भी किए, जिसमें मैंने व्लॉग बनाया, वो 75% उनकी होनी चाहिए। वो तकरीबन 27 के करीब जो है वो प्रोफेशन बनते हैं, और उनके लिए जो तनख्वाह है वो 28,725 स्वीडिश करोन बनेगी। उसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग आप देख सकते हैं, जो इस चैनल पे इमिग्रेशन और जॉब के हवाले से प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप देखेंगे, आप सर्च करें आरिफ किसान और प्लस आप वर्क परमिट लिखें तो वो आ जाएगी। और इसके बाद फिर ये है ट्रांजिशनल रूल्स के, जो इस वक्त लोग पुरानी तनख्वाह पे चल रहे हैं उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए 1 जून से 1 दिसंबर 2026 के दरमियान अगर आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप पे वो पुराना कानून जो है वो आ जाएगा। तो उन लोगों को इन्होंने काफ़ी जो है वो रिलैक्स किया। चौथी है जनाब हाईली स्किल्ड वर्कर्स, आला तालीम याफ्ता या हुनरमंद, जिनके पास कोई हुनर होता है, प्रोफेशन होता है, टेक्निकल लोग होते हैं, उनके लिए इन्होंने प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान किया। माइग्रेशन एजेंसी ने, ये एक अच्छी खबर है, उन लोगों को फैसिलिटेट किया। 2024 के बाद उन्होंने ऐसा सिस्टम किया है कि जो हाईली स्किल्ड हुनरमंद तालीम याफ्ता लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका वर्क परमिट जल्दी प्रोसेस होगा, उनको आने में आसानी होगी, और उसमें जनाब उन लोगों के लिए जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनको जो है वो कम किया जाएगा। लेकिन लो पेड जो है या जो ऐसे प्रोफेशन जहाँ की ज़रूरत नहीं, उनके लिए फिर ज़ाहिर मसले रहेंगे।
पांचवीं चीज़ SFE के हवाले से भी चेंज किया है, जो स्वीडिश हम लोग सीखते हैं, जो तारकीन वतन आते हैं, स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स। उसमें अब उन्होंने ये कहा है कि जो जनवरी 2026 के बाद जब अगर आप SFE के लिए इनरोल होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके 3 साल के अंदर अंदर आपने सीखनी है। 3 साल से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। 3 साल बहुत टाइम है, अगर आप पढ़ें तो इसमें डेफिनेटली SFE आदमी क्लियर कर जाता है। हाँ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हों, कोई ना पढ़ सके, बीमार हो, कुछ हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो है 3 साल का पीरियड है। और मेरी गुजारिश भी यही है, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, लैंग्वेज किसी भी मुआशरे के ताला खोलने की चाबी है, तो जनाब इससे आपने पहली प्रायोरिटी रखनी है, लैंग्वेज सीखने के लिए ये ज़रूर करें। बहरहाल ये एक तब्दीली थी। छठी तब्दीली जो इस हुकूमत ने अपने 4 सालों में की है, वो असाइलम सीकर्स के लिए ट्रैक चेंज का रास्ता बंद किया है। पहले यह था कि यहाँ पे लोग जो आते थे असाइलम लेते थे, असाइलम लेने के बाद वो लोग जो थे वो कहते थे जी कि अब हम ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, स्पोर्ट बिते, आप हमें वर्क परमिट दें, हम काम करके यहाँ पे रहना चाहते हैं। लोग वर्क परमिट लेके यहाँ पे काम करते थे, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद ये स्पोर्ट बिते ट्रैक चेंज बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि वर्क परमिट उन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने जो लिया असाइलम, तो अब उस पर ही उन्होंने जो है वो रहना है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासर भी हुए और लोगों को प्रॉब्लम्स भी, लोगों को मुल्क भी छोड़ना पड़ा। बहरहाल ये भी एक तब्दीली थी, ये भी आप लोगों के ज़हन में रहनी चाहिए। फिर जनाब 7वीं बड़ी तब्दीली इस हुकूमत ने जो है परमानेंट रेजिडेंस के मामले में की है, और ये 12 जुलाई 2026 से इसमें जो प्रोटेक्शन ग्राउंड्स पे जो लोग यहाँ पे आते थे, उनको जो रेजिडेंस परमिट मिलता था, उनका परमानेंट का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया है। यानी सबसाइडरी प्रोटेक्शन, रेफ्यूजी अफराद, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब के लिए जो है वो ये सिस्टम जो है वो महदूद हो गया है। और उसमें लेकिन जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका अपना बिज़नेस है, वर्क परमिट होल्डर्स हैं, या जिनके पास अपनी जॉब है, या रिसर्चर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे स्वीडिश लोगों के, या जिनको किसी और बुनियाद पे मिला है, वो उनका रहेगा। लेकिन बाकियों के लिए उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस जो है वो बंद किया। या जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़े पे आते थे, उनके लिए भी। तो परमानेंट रेजिडेंस और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस में जो फ़र्क है, इसका आपको समझना चाहिए। 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस जो है वो परमानेंट नहीं होता। 8वां जो एक बड़ा इन्होंने अहम कानून और बड़ा वो ट्रिकी है, वो है पुअर कंडक्ट वांदेल लॉग। वो ये है कि यहाँ पे स्वीडन में रहने के लिए जिनके पास रेजिडेंस परमिट है, इसके हवाले से अब यहाँ के जो तौर तरीके हैं, यहाँ का जो कानून है, उसके मुताबिक रहना है। अगर आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, आप का जो है वो परमिट कैंसिल हो सकता है। वो और ये सिर्फ सीरियस किस्म का जुर्म नहीं है, बल्कि इसमें बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे अगर आपने गवर्नमेंट के कुछ कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की है, किसी कोर्ट की हुक्म को आपने नहीं माना, किसी अथॉरिटी के डिसीजन की खिलाफ वर्जी की है, वेलफेयर सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया है, आपने पैसे झूठ बोल के लिए हैं, आप सिक्योरिटी थ्रेट हैं, आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, बच्चों के साथ मामला। यानी ये ऐसा कानून है कि जिसकी तशरीह नहीं है, ये तशरीह अदालत ही करेगी। तो ये एक बड़ा लोगों के सरों पे एहतियात की जो है एक ज़रूरत उनको होगी हर मामले में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक बिल पे नहीं किया, वो लेट हो गया, तो आपका परमिट कैंसिल। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो कवानीन है, कानून है, लॉ है, उसके मुताबिक चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉ जिस मुल्क का होता है, वो सही हो या गलत हो, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपने उसको फॉलो करना है। तो अगर आप ये आदत बना लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉरेन रेजिडेंट्स जो हैं, उनके लिए जो लीगल जो कंप्लायंस है या कंडक्ट है, उसकी अब जो है वो ज़्यादा अहम हो गया। 9वीं तब्दीली 9th फैमिली जो रीयूनिफिकेशन, फैमिली को बुलाने के हवाले से कानून है, वो काफ़ी सख्त किए। और उसमें जो अक्टूबर 2026 से उन्होंने जो है वो ये नई डेट मुकर्रर की है। उसमें मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट काफ़ी सख्त कर दी हैं। उसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने बुलाना है, उनको अपना वो सारा शो करना है, उनके पास वो सारे फंड्स हैं। और इस तरह जो नए लोग आते हैं, उनको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 साल इंतज़ार के बाद वो बुला सकते हैं। तो इस ज़िम्मे में मैंने एक तफसील से व्लॉग बनाया था, उसमें वो आप बाकी डिटेल्स जो है वहाँ देख सकते हैं।
10वां पॉइंट 10th पॉइंट यह है कि इसमें पर्टिकुलरली डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टांसेस ये भी सख्त हो चुका है। इसमें जो ख़ास सूरतों में जो लोग यहाँ पे आते थे और उनको यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाती थी, इस हवाले से भी इस चीज़ को जो है वो सख्त किया है। और इस कानून के तहत जो नौजवानों की डेपुटेशन थी उसका भी ये मामला था। तो बहरहाल यहाँ पे ये सिर्फ कहना कि जी मैं अब स्वीडन में रह सकता हूँ, मैं स्वीडन से बाहर नहीं जा सकता, ये काफ़ी नहीं है, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स काफ़ी नहीं है, यानी इस हवाले से इन्होंने कंडीशंस को काफ़ी जो है वो सख्त कर दिया। 11वां जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से है सिटीज़नशिप के लिए, कि 2024 अक्टूबर से इन्होंने सिटीज़नशिप के लिए रूल्स काफ़ी सख्त किए हैं। और इसमें कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनमें अगर किसी को सज़ा हुई है तो उनकी सिटीज़नशिप रोकी जा सकती है। और ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। इसमें सिर्फ कंडक्ट का मामला नहीं है, इसमें जो है वो ये जो आपका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिटीज़नशिप के हवाले से बन जाएगा। पहले यानी अक्टूबर 2024 से पहले ऐसा नहीं था, ये इस हुकूमत ने चेंज किया। 12वां मामला 12th पॉइंट जो हुकूमत ने चेंज किया उसमें डुअल सिटीज़नशिप का ख़ात्मा। हुकूमत ये चाहती है कि जो लोग सीरियस क्राइम करें और उनके पास दोहरी शहरियत हो तो उनकी स्वीडिश सिटीज़नशिप कैंसिल करके उनके पास फिर अपने मुल्क की सिटीज़नशिप रह जाएगी। फिर वो स्वीडिश सिटीज़न नहीं होंगे तो उनको स्वीडन से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि स्वीडिश सिटीज़न को यहाँ से नहीं निकाल सकते चाहे वो जो मर्ज़ी जुर्म करे, और सिंगल नेशनलिटी वाले को तो नहीं निकाल सकेंगे। तो डुअल का उन्होंने रास्ता किया, लेकिन वो इस पार्लियामेंट ने भी अप्रूव किया है। इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत जब बनती है, अगर वो भी इस कानून को मंजूर कर देगी तब जाके डुअल नेशनलिटी कैंसिल हो सकेगी, अगर वो नहीं करती तो नहीं होगी। तो बहरहाल ये समझें कि ये 50% कानून बन गया, और 50% कानून जो है वो अगली पार्लियामेंट बनाएगी सितंबर के बाद, और सितंबर के बाद अगर उसमें कानून बन गया तो जनवरी 2027 से अगले साल से ये कानून नाफिज हो जाएगा। तो ये जनाब इस के बारे में बात थी जो डुअल नेशनलिटी। और 13वां ये है कि जो लोग स्वीडन से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा इंसेंटिव रखा गया। अब एक बालग आदमी को, अडल्ट को 3,50,000 स्वीडिश क्राउन दिए जाएंगे अगर वो स्वीडिश परमानेंट रेजिडेंस छोड़ के चला जाए। ये सिटीज़नशिप वालों के लिए नहीं है, ये उनके पास है जिनके पास रेजिडेंस परमिट्स हैं। बच्चे के लिए 25,000 है, मियाँ बीवी कपल के लिए जो है वो 5 लाख क्राउन है, और पूरी फैमिली जो है वो 6 लाख है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, आप अप्लाई करेंगे, वो देखेंगे आप वाकई एलिजिबल हैं कि नहीं। इसमें ये नहीं कि कोई अगर असाइलम पे है या जिसके पास कोई टेम्परेरी है, वो नहीं, जिनके पास PR है, यहाँ पे रह रहे हैं, वो रज़ाकाराना तौर पे छोड़ के जा रहे हैं और उन्होंने वापस नहीं आना, ये उन लोगों के लिए। और इसके बाद जनाब 14वां पॉइंट रिसर्चर्स और PhD। ये एक हवाले से बेहतर ख़बर है कि जो रिसर्चर्स और PhD हैं ये जनाब 11 जून 2026 के बाद उनके लिए रूल आसान हो गए हैं, और उनकी परमानेंट रेजिडेंस का रास्ता उन्होंने काफ़ी आसान किया है कि यहाँ पे वो रहने के 3 साल के बाद जो है वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स और PhD वालों के लिए बेहतर है। लेकिन अभी मेरी एक बात हो रही थी जो इसी सिलसिले में है, उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ पे स्वीडन में PhD होती है 4 साल की, तो 3 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे जो है वो PR के लिए। तो 3 साल के बाद जब अप्लाई करेंगे तो इसके बाद ये है कि आपके पास 18 महीने की जॉब या इनकम का होना चाहिए। तो 4 साल में आपकी PhD ख़त्म हो रही है तो प्रैक्टिकली आपके पास 1 साल रह जाएगा, तो 6 महीने का जॉब आप कहाँ से लाएंगे? तो 6 महीने का अगर जॉब नहीं होगा तो आप क्वालिफाई नहीं करते। अब ये मुझे अभी किसी ने बताया, अगर मैं चाहूँगा कि जो रिसर्चर्स या PhD इस हवाले से हैं वो इससे मुझे भी अपडेट करें, वो लिखें कमेंट्स में कि क्या वाकई ऐसा ही है। बहरहाल एक तरह से ये लग तो रहा था कि PhD वालों के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ये दूसरी शर्त मैंने अभी इसको चेक ही नहीं किया, जस्ट मेरी अभी लंच में मुलाकात हुई है, एक साहब हैं जो इस हवाले से कह लें कि प्रोसेस में ही हैं, उन्होंने मुझे ये बताया। इसके बाद जनाब 15वां पॉइंट है कि अक्टूबर 2026 से जो असाइलम सीकर्स के लिए काफ़ी उन्होंने चेंज की है, उसके लिए कवानीन काफ़ी सख्त कर दिए हैं। जो एक्ट उनके लिए बनाया गया है, और उन्हें कहा गया है कि जहाँ उनकी रिहाइश हो उन्होंने वहीं पे रहना है, और रिहाइश को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो रिहाइश को चेंज करेंगे तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली है। जहाँ उनको रखा जाएगा रखेंगे, जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे, और हुकूमत उनको काफ़ी इस हवाले से स्ट्रिक्ट कर रही है। और साथ ही ये भी कर रही है कि उनको जो कार्ड मिलता है असाइलम सीकर्स को, LMA कार्ड, उसमें जो है वो 2026 से तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अक्टूबर 2026 के बाद जिनके पास वैलिड LMA कार्ड है वो भी
चेंज हो जाएंगे और उसकी बजाय उनको एप्लीकेशन कार्ड दिया जाएगा और एप्लीकेशन कार्ड में उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें जो है QR कोड होगा, उनको स्कैन करके उनके हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन ली जा सकेंगी, तो उनको हुकूमत ज़्यादा कंट्रोल करने जा रही है। तो ये जनाब मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि 15 पॉइंट्स हैं जो इस हुकूमत ने ये 4 सालों में किए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हर फॉरेनर के लिए, हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं है। वर्क परमिट वाले के लिए कंडीशन डिफरेंट हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन वाले के लिए डिफरेंट हैं, असाइलम सीकर वाले के लिए डिफरेंट हैं। तो आप अपने लिहाज से देखें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और किस तरह के जो है आप लोगों के लिए जो है वो कानून ये हो रहा है। तो ओवरऑल 4 सालों में इमिग्रेशन इंटायरली चेंज हुई है और इमिग्रेंट्स ज़ाहिर है वही इसकी जद में आए हैं, उनकी फैमिलीज जद में आई हैं और सारे ही कानून तकरीबन सख्त हुए हैं। मासवाए शायद उन्होंने स्किल्ड वर्कर के लिए कुछ किया या जो रिसर्चर PhD उनके लिए कुछ किया, लेकिन बाकी हर चीज़ उन्होंने तकरीबन चेंज की है। अब ये जो सारा कुछ उन्होंने चेंज किया है, अब सवाल यह है कि ये सितंबर के इंतखाबात के बाद क्या होगा, क्या ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी? तो लगता नहीं है कि रिवर्स होंगी, क्योंकि इन 4 सालों में जितनी भी कानून साजी हुई है, सोशल डेमोक्रेट जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिनकी अगर अगली हुकूमत बनी तो प्राइम मिनिस्टर उनके होंगे और मुमकिन तौर पे माइग्रेशन के वज़ीर भी उनके अपने ही होंगे, तो उन्होंने किसी की मुखालफत उस तरह से नहीं की। मास वाइज सिटीज़नशिप के लिए जो ट्रांजिशनल रूल्स हैं उनका उन्होंने कहा है। बाकी कज़न मैरिज हो, वर्क परमिट की तनख्वाह हो या सिटीज़नशिप के जो मुद्दत है, इसमें से किसी की भी उन्होंने उस तरह से मुखालफत नहीं की। कई चीज़ों की अगर उन्होंने मुखालफत की भी है तो उनका मतलब यह है कि उनको इस तरह से नहीं, इस तरह से करें। तो बहरहाल व्लॉग बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये व्लॉग स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से एक मुकम्मल व्लॉग है और नटशेल में मैंने आपको सब बताया कि 4 सालों में क्या हो रहा है और इसके बाद जो हुकूमत आएगी, जो नई पॉलिसीज़ बनेगी, वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। कोई चीज़ अगर रह गई है तो उसके हवाले से आप तफसील से दे दें, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि हर एक चीज़ पे लंबी बात करूं। आप मेरे चैनल पे जो सेक्शन है इमिग्रेशन और वर्क परमिट वाला, वहाँ पे जाके आप व्लॉग्स देख सकते हैं। उसमें हर शोबे के बारे में, अगर आप वैसे भी यूट्यूब पे आरिफ कसाना प्लस वर्क परमिट या प्लस आप सिटीज़नशिप लिखें तो वो आ जाएंगी पूरी लिस्ट, और वो अपडेटेड व्लॉग्स जो हैं वो आप देख के मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।